एक्सरसाइज पहले तो डू योरसेल्फ था ना शायद। हाँ सर। इलस्ट्रेशन यस सर। सर एक इलस्ट्रेशन में डाउट है। कौन से इलस्ट्रेशन में डाउट है? सेकंड इलस्ट्रेशन सर मैंने तो 1 और 2 ही दिया है ना बस। सर एक डू योर सेल्फ में भी डाउट था। बताओ भाई इलस्ट्रेशन कौन सा पूछ रहे हो? 2 यस सर। क्या हो गया इसमें? कंसीडर एक्सपेरिमेंट इन विच कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। तो पहली सर बार मैंने हेड आ गया, फिर एक केस हो सकता है पहली बार उछाले टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, ऐसे ही चलता रहेगा। सर मतलब मैंने मान लिया कि सर हेड n टाइम्स के बाद आ रहा है, तो मैंने टेल सिंपल स्पेस में n टाइम्स टेल लिखा, फिर इसके बाद हेड लिखा, जहाँ पे n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। वही चीज लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है? तो मतलब दोनों सही है ना? हाँ बेटा दोनों सही है। तुमने जब वो लिखा और ये जब मैच किया तो तुम्हें लगा नहीं कि दोनों चीज सेम होनी चाहिए? जब ये तुमने देखा होगा और जब तुमने अपना सोचा होगा तो ये दोनों तुम्हें सेम नहीं लगा एक बार को? ये डिफरेंट लगा तो क्या डिफरेंट लगा वो बताओ। सर मेरे को सर इसमें ये डिफरेंट लगा सर, ये जो आंसर है कि इसमें आंसर के अकॉर्डिंग सर जो सीट में दिया है, अगर हेड थर्ड नंबर पे आता है तो इसके अकॉर्डिंग तीन सैंपल स्पेस बनना चाहिए, हेड, सेकेंड टेल हेड और तीसरा टेल टेल हेड। और सर अगर मेरे अकॉर्डिंग सर टेल टेल एंड हेड एक ही सैंपल स्पेस बनना चाहिए अगर थर्ड नंबर पे हेड आता है तो। थर्ड नंबर पे हेड आता है तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? सर हेड और टेल हेड, कैसा है? टेल टेल हेड। नहीं, यस जैसे सर। हेड आ गया तो ये थर्ड नंबर पे हेड कैसे आ गया? जैसे सर मतलब इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ सर। इसके अकॉर्डिंग कैसे आया ये? तो सर इसी में डाउट है सर कि तो तो ये फिर लिखा कैसे है सर? लिखा तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर से टाइप किया, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से टाइप किया है। तो कीबोर्ड होता है ना, कंप्यूटर देखा हुआ ना, यस सर। से टाइप किया है। क्या हो गया लिखा उससे, क्या हो गया मतलब? वो सर समझ में आ गया सर, मतलब सर एक पार्टिकुलर उठाना होगा सर केस। क्यों पार्टिकुलर उठाएंगे? पार्टिकुलर उठाना ही नहीं है आपको। ये तो बोल रहा है कि आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है जब तक हेड ना आ जाए, तो ये पार्टिकुलर थोड़ी चलेगा, ये तो चलता रहेगा। हाँ, अब क्वेश्चन इसमें ये पूछता है फेवरेबल में कि भाई अंटिल अ हेड अपीयर्स, और उसमें बोल देता है कि तीसरे पे हेड आए, तो फिर आप इसको फेवरेबल में ले लीजिएगा क्या? ये वाला जो केस है इसको फेवरेबल में ले लीजिएगा। फेवरेबल में तो सिर्फ यही लीजिएगा ना कि तीसरे दान में अगर हेड आए तो यही लेंगे फेवरेबल में। तो यस। मेरा भी यही आ रहा है, तुम्हारा भी यही आ रहा है। इसमें गलत दिया हुआ है। नो सर। या तो गलत ही है यार, फालतू में टीचर है समझा रहा है। और कुछ पूछना किसी बच्चे को? सर डू योर सेल्फ में पूछना था। कौन सा दोस्त? सर डू योर सेल्फ सेकंड का थर्ड वाला। क्या है दैट सम इज डिविजिबल बाय 10? तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर पूछना ही इसमें नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो फिर सेलेक्ट मिशन तो बहुत सारे, टोटल केस तो बहुत सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। ये भी सही है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इनफाइनाइट सर 1, ठीक है। देख कोई भी नंबर है ना, अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, हालांकि फिफ्थ क्लास की चीजें, बट क्या है कि सीखने के लिए बुढ़ापा भी कम लग जाता है धीरे-धीरे। तो हम इन 4 टाइप में बांट सकते हैं। ऐसे ही है ना? क्या है सवाल? ये है ना कि 2 नेचुरल नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 10। अच्छा 10 से डिविजिबिलिटी चाहिए क्या? 10 से के लिए तो 0 चाहिए होगा ना? 10 के लिए लास्ट में 0 चाहिए होगा क्या? हाँ सर। यस सर। अपन 2 नंबर ले सकते हैं, एक तो जिसके एंड में 1 हो, एक के एंड में 9 हो। ये वाला तो कुछ और सोचता है। फिर एक के एंड में 2 हो, एक के एंड में 8 हो, ऐसे ही सोचना पड़ेगा ना अपन को। सर ऐसे ही करा था। हाँ सही हो, एक के एंड में 7 हो, एक के 4 हो, एक के 6 हो, और एक के 5 हो, इसलिए क्या, और एक के 0 हो, एक के 0। ये ठीक है? यस सर। यस सर। करने की प्रोबेबिलिटी है 10। सर आपकी आवाज नहीं आई सर, समझ में नहीं आया।
का एंड अगर 1 पे हुआ नेचुरल नंबर और एक एंड हुआ 9 पे, तो इसका सम 10 से डिविजिबल होगा। ये समझ में आता है? हाँ सर। यस सर। यस सर। और ये 2 पे और 8 पे ऐसे आ जाता है ना, ये वाला हाँ सर। यस सर। सिंपल है कि मैं कोई भी इसकी निकालूं कि 1 पे एंड हो कोई नेचुरल नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी? 1/10। यस हाँ सर। सर। 9 पे एंड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। 1/10। इस पहले यस केस सर। ये हो गई। और ऐसे कितने केसेस बन गए? 10 केसेस। 10 ही है ना भाई? 1 2 3 4 5, नहीं, क्या होगा? 0 वाला भी तो लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? ये 12 से मल्टीप्लाई होगा ना सर? हाँ सर। नहीं, 1 मिनट, एक केस ये हुआ, 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 बार आया ना ये? सर बट आंसर 1/10 दे रहा 1 था। by 10 है कुछ। सर 1/10 ही होगा। ये मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसे 10 केसेस बनेंगे ना यार, सॉरी। मैं एक्चुअली क्या ना थोड़ा गलत सोच गया। सर मैंने क्या किया ना कि 1 और 9 और 1 नहीं लिया। जैसे हमने बात की थी ना लास्ट क्लास में, स्टैटिस्टिकली क्या होना चाहिए डिफरेंट। इन दोनों के केसेस समझ में आ रहा है, एक ही एक है। यस। इन दोनों के तो एक ही एक केस है। इसमें क्या होगा? एक पे 1, एक पे 9, एक पे 9, एक पे 1। तो ये 4 गुनी 2 8 केसेस हो गए। और ये सिंगल केसेस, तो टोटल केसेस कितने होंगे? 10। सर मैंने ऐसे किया कि एक यूनिट डिजिट सेलेक्ट कर ली, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट डिजिट होगी वो 10 में से एक ही स्पेशल होनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? बेसिक से तो ये भी नहीं आया? आ गया हाँ सर। गया सर। आ गया सर। और कौन सा बोले थे? फोर्थ कोई बोल रहा था? मैं बोला था। नहीं और सर, फोर्थ हो गया था। और मुझे डाउट है फोर्थ में। क्या डाउट? सर यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट का मतलब मैं समझा नहीं। 5 parts are drawn successively from a pack। सक्सेसिवली का मतलब समझ में आता है? हाँ सर, तो एक के बाद एक। इसके बाद तो रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि एक खींचा फिर रिप्लेस किया, फिर खींचा फिर रिप्लेस किया, फिर खींचा फिर। अच्छा, मैं कह रहा था कि सक्सेसिवली का मतलब आता है कि एक कार्ड निकाला फिर एक कार्ड निकाला। दो तरीके से कर सकते हैं ना। ऐसा हुआ कि पहला कार्ड निकाला और उसको बाहर ही रख दिया, तो इसको कहेंगे क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा कार्ड निकालने से पहले अगर मैंने पहला कार्ड अंदर नहीं रखा दोबारा से, तो 52 पत्ते हैं अपने पास, एक पत्ता अपन निकाल लिया उसमें। हाँ अब मैंने इसको बाहर ही रख लिया, फिर दूसरा पत्ता निकाल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट दूसरा पत्ता निकाला मैंने। तो रिप्लेसमेंट का मतलब उसका जो मैं निकाला था वो वापस रख दिया। वो वापस रख दिया अपन ने समझ और गए? फिर एक पत्ता निकाल, मतलब हर बार हम 52 पत्ते से ही एक पत्ता निकालते हैं। अभी ठीक समझ है? गए? पक्का? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या है इलस्ट्रेशन में? कुछ और है? नहीं, चलिए। मेरे ख्याल से पार्ट 1 था शायद। हाँ सर। यस सर। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कोई पूछना हो तो बोल सकते हैं। सर 1 4। चलो क्या, फोर्थ। एक तो 1 आ गया, फिर 4 और 1 to 5 में और भी, या पूरा ही बतला दो तुम तो। 1 से 12 में बतला दो। और कौन कौन था? 1 4 और 12। सर 6 और भी? 7 8 लाइन से लिख दो क्या सर? 1 4 6 7 8 12 और दो चार और बचे, देख लो एक बार उनमें से कोई लग रहा हो। कौन सा? 5 10 सर 10? ये बच्चा बहुत रिवीजन करके आया है। और कोई बोला क्या है? 6 मैरिड कपल हैं और स्टैंडिंग इन रूम, मतलब रूम में ही है, ठीक है ना। और बोले 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया रैंडम, देन चांस दैट एग्जैक्टली 1 हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बतलाई जा चुकी है पीएनसी में, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि थोड़ा रिवीजन कर लेना।
खैर कोई बात नहीं, मैं कर लेता, आई थिंक मैं भी दे दूंगा एक बार। तो अलग है कि इस तरीके से मान लो हस्बैंड एंड वाइफ से और कपल से, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ ही हो कपल में, मतलब आप ऐसे भी नॉर्मली भी सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें डाउट आ जाएगा सर यही समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। H5 के साथ W6 थोड़ी रहेगी, H5 के साथ तो W5 जरूर हो जाएगा, और H6 W6, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 4 लोगों को अपन को इसमें से उठाना है, और बोला है कि ठीक है तो 12 लोग, 12 में से 4 लोगों को उठा लेते हैं, कितनी तरीके से 12C4। 12C को। अब हम लोग बोलेंगे कि देयर इज चांस एग्जैक्टली वन मैरिड कपल इज फॉर्म, या तो ये उठा होगा, या तो ये, 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 एग्जैक्टली एक मैरिड में तो इन्हीं में से कोई एक उठा होगा। तो 6 थे, 6 में से एक नहीं, देयर आर 6 ग्रुप्स, देयर आर 6 कपल्स, इनमें से कोई एक कपल आया होगा, एग्जैक्टली एक ही कपल बनाना था, तो कोई एक कपल आ गया। तो मान लो कि मैंने बोला कि H3W3 वाला उठ गया कपल, तो अब बच गए 10, और इसमें से 2 लोग और निकालने, तो इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते आप, इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, इनको भी नहीं ले सकते, इनको भी नहीं ले सकते, समझ रहे हो। और 10 में से हमें कितने लोग उठाने, 2 लोग उठाने, क्लियर। यस यस सर, ऐसे ही तो हाँ बिल्कुल, तो अब देखो या तो बंदा इसमें से कोई उठा होगा एक, इसमें से एक उठा होगा, या इसमें, या इसमें, या इसमें, मतलब 5 ग्रुप में से किसी 2 ग्रुप से एक एक बंदे उठे होंगे। यस सर, Yes, sir. पहले मैंने 5, 5 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, 6, मान लो 5 में से 2 ग्रुप आपने सेलेक्ट किए, और मान लो ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया और ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया, इसमें से एक ही बंदा उठाना है। तो H1W1 में एक उठाने के तरीके क्या होंगे, 2C1, 2, और 3. H5W5 में भी 2 में से एक उठाओगे तो 2C। इतना ही ईजी है, परमुटेशन में सब चीज सिखाई गई है। सर सर मैंने इसमें जब 6C1 लिया, एक मैरिड कपल को लिया, फिर मैंने 10C2 लिया, तो उसमें एक केस आएगा जब कोई एक मैरिड कपल आएगा, तो मैंने -5C1 कर दिया। क्या किया, 10C2, सर पहले तो 6C1 था, उसको मल्टीप्लाई करा, फिर 10C2 से कोई 2 लोग उठा लिया। अब सर उसमें हो सकता है कि मैरिड कपल आ जाएगा एक, तो -5C1 कर दिया। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी है। 10C2 में हम लोग बोलेंगे 10 में से कोई 2 उठा लिया, और 5 ही ऐसे केस है जिसमें मैरिड कपल आएंगे तो घटा। हम भी इसी तरह किए सर। कोई बात नहीं, ये भी सीख लीजिए, इसको सीखने में कोई हर्जा वर्जा तो नहीं होगा। नो सर। ऐसा तो नहीं कि कोविड में इम्यूनिटी कम हो जाएगा इसको सीखने के बाद। मान लीजिए कि ज्यादा ज्यादा ग्रुप निकालना होगा तो मतलब हो सकता हो कि नो कपल फॉर्म, फिर क्या कीजिएगा, जैसे बोले कि कोई भी कपल नहीं बनना चाहिए, अभी तो बोल दिया एग्जैक्टली एक कपल बन गया, तो फिर उसमें कैसे कैसे हटेगा, तो उसमें तो उसमें भी इजीली हो जाएगा इससे। बोलो, तो उसमें से जैसे मान लो कि बोलता है क्वेश्चन ये हटा देते हैं अपन, ठीक है ना, अपन बोलते हैं कि 4 लोगों को उठाया और नो कपल फॉर्म, फिर क्या करोगे, फिर इसमें से तुम्हें ऐसे हटाना पड़ेगा। तो पहले तुमने 12 में से 4 सेलेक्ट किया, फिर तुम्हें वो केस घटाना पड़ेगा जब दोनों के दोनों जो होंगे कपल कपल आए, फिर तुम बोलोगे 6C2 घटाएंगे, फिर एक कपल आए, और फिर जो बाकी 2 हो फिर वो अलग अलग हो, तो ये तो लंबा गया ना। जबकि हम यस दूसरे सर। वाले तरीके से करेंगे तो मेरा तुरंत ही आ जाएगा। मैं बोलूंगा 6 में से कोई 2 ग्रुप उठा होगा, और उन दोनों में से एक एक उठा होगा, तो 2 स्क्वायर हो गया खत्म। यस सर। यस सर। तो सिखा रहा हूँ तो सीख ले भाई। अब कौन सा वाला है, 4th वाला है, चलिए। तो हम लोग बोलेंगे कि कूब है, तो ऐसा कुछ कूब बना लो।
दिखा नहीं दिखा? देखो ध्यान से दिखेगा। हाँ सर। ठीक है, अब बोला कि एक क्यूब आ गया, अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, 10 का कलर चेंज कर लेते हैं। तो बोला कि 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स में बांटेंगे, तो थोड़ा प्रभुदेवा टाइप सोचना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा डांस स्टेप टाइप से। तो जैसे इधर से 4 होगा तो मतलब इधर 3 लाइन मारनी पड़ेगी, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर शायद 1 2 3 ऐसे कुछ। अगर ये रिदम में नहीं बैठा तो ऐसे 1 2 3, 1 2 3, और फिर ऊपर से शायद 1 2 3 ऐसे, तभी जाके 64 में बटेगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो देख लो। सबसे पहले तो हम लोग कि ऊपर से काटते हैं इसको, दिख रहा है कि ये ऐसे हम लोगों ने वर्टिकली काटा है इसको, फिर अब ऐसे हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं। तो जा रहा भाई, और एक और डायमेंशन से काटना पड़ेगा, सोचो कौन सा। एक तो हमने ऐसे काट दिया, एक ऐसे काट दिया, और एक शायद ऐसे काटना पड़ेगा आपको। कुछ फील आ रहा है? यस सर। वैसे तो ये इक्वी डिस्टेंट होगा, बट दिख नहीं रहा होगा, वो एक अलग बात है। बट आप मान के चलो कि इक्वी डिस्टेंट ही कट रहा है। तो अब ये 64 में कटेगा। ये जो कोने कोने में है, सोने सा, नहीं, कोने कोने में देखो, एक ऐसा वाला आएगा। तो जब इसको पूरी तरीके से पोत दिए तुमने, नहीं, होली खेल दिया तुमने, ठीक है, इसके 3 साइड ब्लॉक मतलब पेंटेड होंगे, ये जो कोने वाले, 2 साइड वाला कौन सा होगा? ये एज वाले दो, एज वाले। एज में जो है एज वाले दो। ये वाले दिख रहे हैं, ठीक है, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड पेंट हो रहा है। तो एज पे ये भी है, लेकिन ये किनारे किनारे वाले, ये इसके 3 होंगे, और ये जो बीच वाले हैं इसके 2 होंगे। ये 2 साइड वाला पूछ रहा है, तो 64 क्यूबिकल ब्लॉक में 2 क्यूबिकल ब्लॉक कैसे ले सकते हैं? 64 C2, और ये जो 2 साइड पेंटेड वाले हैं, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं कि हर एक एज पे 2 हैं, तो टोटल एज कितने हैं? 24। 20। अरे इतनी ज्यादा करते हैं? 12। 12। 12 चल जाएगा। ये कोई 5th 6th क्लास का भी बच्चा था, उससे ही मैंने पूछा था, उसने 12 ही बताया था। पहले बोले क्या कि 24, तो 24 C2, ये समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आया तो बतलाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। सर 6 वाले में मिस्टेक मिल गई सर। दैट्स ग्रेट यार, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट नाउ। मेरे ख्याल से 1 4 हो गया, 6 के बाद कौन सा 7? 7 मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम पेट सवाल है यार। फिर तो क्या रिवीजन किया, मैंने बोला था रिवीजन करने के लिए, तो फिर तो क्या ही रिवीजन किया। 13% takes their places at a round table, तो 13 लोगों का राउंड टेबल पे 12 फैक्टोरियल। फाइंड द ऑड्स अगेन, तो मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 पर्टिकुलर पर्सन सिटिंग टुगेदर। मतलब पहला सवाल होता है शायद, अपन जब सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ाते हैं ना, पहला सवाल ये होता है कि 2 पर्सन जो है वो साथ में ना हो। इसने बोला कि 2 पर्टिकुलर पर्सन सिटिंग टुगेदर, तो ये और आसान हो गया, मतलब उन दोनों का बंडल बना लिया, ये दोनों साथ ही बैठेंगे हम, नहीं, और फिर बच गए कितने लोग, 11। तो 11 प्लस दिस बंडल तो कितने हो गए, 12। तो 12 का सर्कुलर परम्यूटेशन 11 फैक्टोरियल, और इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो ये सीधा 1/6 आ रहा है। आपको बोला ऑड अगेंस्ट, तो 5:1। देख लो, इस लेवल के सवाल अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। फिर अब कौन सा है, 8। 8 तो मेरे ख्याल से डैम इजी क्वेश्चन। मिस्टर ए फॉरगॉट टू राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बताओ इतना इंपॉर्टेंट नंबर कितना, ऑल ही रिमेंबर्स, उसको याद क्या रहा, is that started with 713, it starts with one thing, 713,
एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ 4 डिजिट्स। अब बोलोगे सर टेलीफोन डिजिट 4 नंबर का कब से आने लग गया? तो पहले के ज़माने में ना 4 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर चलते थे, उसमें ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करके पूछना नहीं पता था। तो अब बोल रहा है क्या कि इन्वॉल्व डिजिट्स क्या, अच्छा 179 है, ये तो काफी सस्ता सा लग रहा है, और कोई एक रिपीट कर रहा है एक कोई रिपीट कर रहा है तो 3C1 से उसको पकड़ लिया, या तो 1 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या 9 आ जाएगा। अब फिर 4 नंबर हो जाएंगे, मान लो 1 रिपीट कर दिया, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही है ना सर। He guesses the phone number and dials randomly. तो ऑफ कोर्स एक ही चांस है कि उसका नंबर सही जाए। नहीं हो गया, खत्म हो गया सवाल सर। सर सर इसे मैंने जब ट्राई किया था सर, मैंने दोनों तरह से ट्राई किया कि 10 डिजिट हो फोन नंबर में और 7 से, सर उससे एक से आंसर आ रहा था। सर ये पहली बारी में कैसे पता चलेगा कि इसमें 7 ही डिजिट है फोन नंबर? अगर ये आपके पापा अगर सॉल्व कर रहे होते तो 7 डिजिट का ही मान के चल रहे होते, और तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि इसमें यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें साफ 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 बोल रहा ऑल ही रिमेंबर्स की स्टार्टिंग में ये है, और बोल रहा है कि नेक्स्ट जो 4 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं वो ये है। अब उसके अलावा बोल ही कहाँ रहा है 10 डिजिट, उसने तो बस इतना ही बोला, 3 डिजिट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। अगर तुम ऐसे सोच भी रहे हो तो तुम जबरदस्ती वो 3 डिजिट को रहे हो। मान लो कि आगे चल के जो है फोन नंबर जो है कुछ और सेटिंग हो जाए कि मतलब तो कुछ ऐसी चीज आ जाए, मतलब कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि एक ही डिजिट के बनते हो, तो फिर उस समय जब सॉल्व कर रहोगे तो फिर वो बोलेगा कि एक ही डिजिट का मैंने तो लेके सॉल्व किया। तो ये सब थोड़ी होता है। मैंने ये जो बोला था ना कि 10 डिजिट का 7 डिजिट का, ये मैंने मजाक के तौर पे बोला था, शायद तुम लोग को बहुत सीरियस लगा ये, पता नहीं यार, शायद यार मजाक लग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से 8 है, सब लोगों ने यही किया कि 10-10 डिजिट का लेके सॉल्व किया। नहीं सर, सर 4 डिजिट तो दिए हुए थे 8 में थे। उसमें, 4 तो 7 ही दिए तो फिर हम 7 से ज्यादा कैसे सोचेंगे यार? मतलब डिस्ट्रैक्शन जीवन में काफी है। या तो इंग्लिश का कहीं क्रैश कोर्स कर लो, एक ये भी चांस है। आसपास है क्या तो इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा हो? नहीं, ज्वाइन कर लो, यूएस के कहीं से कर लो। क्रैश कोर्स मेक्स लाइफ। अच्छा फिर अब कौन सा है? 10 नंबर तो डायरेक्ट सवाल, ग्रेट प्रॉब्लम। नहीं, ये तो मतलब मैं बनाऊंगी तो क्यों बनाऊं, मतलब ये तो सीधा सीधा सवाल सॉल्व होना चाहिए था आपसे। अब अगर ये सब नहीं कर रहे हो आप, आई डोंट थिंक यू आर डूइंग एनीथिंग। 0-0 पे है बंदा, उसका दोस्त रह रहा है 2,3 पे, और ऑफिस से 4,5 पे। तो मैंने इस तरह के सवालों में बतलाया था, जैसे सांप है बीच में, इस तरह के एग्जाम्पल दिए थे। तो मिस्टर ए लिविंग एट origin on the Cartesian plane, his friend is over here and Mr. A is going to office, प्लस वाई प्लस एक्स, मतलब वही राइट लेफ्ट राइट, सॉरी राइट अप राइट अप ऐसे करके जाएगा। तो बोला कि इसके घर से होता हुआ जाए, तो ऑब्वियस बात है 0-0 से 4-5 के लिए क्या होंगे तरीके, 9C5, क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 9C5। और इसके थ्रू पास करें तो यहाँ से यहाँ के रास्ते पहले, यहाँ से यहाँ तक के रास्ते कितने हो गए 5C2, और फिर यहाँ से यहाँ तक के रास्ते वो कितने हो गए 4C2। ये सब नहीं आता क्या आप लोगों को? हो गया था सर, हो गया था हो गया था हो सर, गया ये। था सर। लगा नहीं यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने लिखा हुआ है 10 नंबर सवाल, 12 नंबर। 12 नंबर तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इजी है। इसे बोला कि 3 पैसेंजर्स है P1 P2 P3, और बोला एयरपोर्ट शटल, मतलब हम लोग जब 9th-10th किए होंगे 12th, हम लोग को शटल का तो मतलब भी नहीं पता होगा। अब तो सब फ्लाइट से जाने लगते हो तो पता होगा नहीं। दैट मेक्स स्टॉप्स एट 4 डिफरेंट होटल्स।
होटल भी होते हैं क्या? The probability that all three passengers will be staying at different hotels. तो सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस रख सकते हैं कि पहला बंदा जो है वो 4 में से किसी भी होटल पे जा सकता है, तो 4 होटल। दूसरे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। नहीं है सर। नहीं है। दूसरे के लिए भी 4 और तीसरे के लिए भी 4। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब बोल रहे 3 डिफरेंट होटल में रुकना है, तो 4 में से कोई 3 होटल सेलेक्ट कर लेंगे। 4 में से 3 होटल सेलेक्ट कर लेंगे और उन तीनों में रहने का डिफरेंट होटल है ना। हाँ, तीनों में रहने के तरीके क्या है, ठीक है। यही है ना सवाल? यस सर। क्या है बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं दिया था। नो सर। पढ़ाया था? सर वो कॉइन का सवाल दिया था, हेड टेल वाला। प्राइस। तो इम्पोर्टेंट सैंपल स्पेसेस। अब क्या पढ़ें? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट नहीं बतला के मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बतला देता हूँ ताकि देखने में भी समझ में आ जाए। बाकी रखना तो है, याद ही रखना है। तो देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट टाइम भी करके देखा था। और बोलोगे क्या करके देखा था हमने लास्ट टाइम? तो throwing a pair of dice। बहुत सारे तो एकदम लेट के देखते हो आराम से, ऐसे करो नहीं? नो सर। क्यों? बैठे बैठे थक नहीं जाते हो? 3 क्लास रहती है। नो सर। नहीं सर। इसमें तो बात भी नहीं कर सकते, जैसे पहले 15 मिनट के गैप में खूब सारा बात कर लेते थे। अब तो सब तो हो ही नहीं पाता होगा। तो गैप ही नहीं मिलता इस बार। गैप नहीं मिलता है। कई बार कभी कभार क्लास कई पूरी बार करनी बहुत पड़ती भारी हो जाता है। कई बार क्लास सर एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए। अच्छा 15 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। 10 मिनट। 10 मिनट तो दस extra- 10 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। अरे मेरा तो लगता है टाइम पे छूट जाता है, ऐसा क्या? यस। हाँ सर, आपको 2 मिनट पहले खड़ा होता है। हाँ सर, सही रहता है। एक्सटेंड करना था, मुझे गया तो यहाँ से लाके एक्सटेंड किया था क्लास को। बताओ, पढ़ाना ही भूल जाएंगे अब तक उसमें। तो लगे एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। एक हम लोग बोलते हैं, चलिए गेटिंग अ डबलेट। और एक और इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, सम ऑफ 2 फेसेस नाइन और मोर। तुम लोग आजकल यूट्यूब वगैरह देखते रहते हो या नहीं देखते हो? नहीं सर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत। मैच वैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं। सही सही बोलो, मतलब ऐसे शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। देखते हैं सर। देखते हैं ना सर। देखते हैं ना सर। आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। लेकिन डाउट्स होते हैं कुछ। अच्छा अच्छा, डाउट्स देखते हो? हाँ। सर पढ़ाई आपका का चैनल, देखते हैं सर आपका वीडियो देखते सर हैं। आपका चैनल भी। सर। आपके शॉर्ट्स। यूट्यूब वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। मैंने समझा कि तू इंस्टाग्राम की बात कर रहा है। 1 = -1 प्रूफ किया हो तो सर गलती है ना सर? हाँ सर, वो भी देखे थे। अबे बेवकूफ आदमी, तो 1 = -1 हो सकता है क्या यार? अजीब गधा आदमी यार। तो गलत ही होगा ना, obvious सी बात है। इसमें कौन सी तो सर प्रूफ कैसे कर दिए? देखा नहीं तुमने? वहां प्रूफ हो गया। हाँ सर, हो गया, लेकिन और कैसे हो गया? √a × √b = √a भी तो हो ही नहीं सकता यदि नेगेटिव है दोनों तो। दोनों नहीं, उसमें से एक कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हाँ। मतलब ये जो रिजल्ट है ना, √ab = √a × √ab। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। क्योंकि आज तक कभी पाला पड़ता नहीं, क्योंकि हम जो भी नंबर्स यूज करते हैं हमेशा a और b पॉजिटिव होते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ज़्यादा ज़्यादा। तो जब भी ये रिलेशन यूज करते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज नॉन नेगेटिव।
तो यहाँ गलती की। ये सर कौशिक एक्स का ग्राफ भी सही था। ग्राफ मतलब है ना, कौशिक एक्स का देखा कितना सिंपल तरीके से आया था। बच्चे मुझे तो वो चश्मा अच्छा लगा। आयश शाबाश, चलो चश्मा लगा के ही पढ़ाता हूँ तुझे, जब किसी बहाने मन लगा के पढ़ेगा तो सही। घर वाले चिल्लाते नहीं है कि क्या करते रहते हो बैठ के मोबाइल पे सुबह शाम का? चिल्लाते हैं सर। नहीं सर, फोटोकॉपी करवा लिया किसका? फ्री में मोबाइल का? शीट्स का। अच्छा, हमको लगा कि मोबाइल फोन का तुम जो है वो करवा लिए फोटोकॉपी। तो एक गेटिंग द डबलेट है और दूसरा है सम ऑफ द टू फेसेस 9 और मोर, ठीक है ना। तो हम जब थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दो इवेंट में इंटरसेक्शन भी होगा। जैसे 5 जब होगा ना तो डबलेट भी आया और सम जो है 9 से ज्यादा भी आया, और 6 है, तो ये भी देख सकते हो कि डबलेट भी हुआ और सम जो है 9 से ज्यादा हुआ। लेकिन इसके अलावा कोई भी डबलेट देखोगे तो उसमें सम 9 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ए में ही रहेगा। अरे ठीक है, ये सिर्फ ए में रहेगा। अब अगर हम 9 और मोर वाले के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये तो दोनों में आ ही गया। तो एक तो हो सकता है 3 6 6 3, देन 5 4 4 5, देन 6 4 4 6, एंड देन 5 6 एंड 6 5। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। और बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे इनके बाहर बैठेंगे, ठीक है ना, तो उनको लिख नहीं रहा हूँ, वो भी होंगे इस रेक्टेंगल वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। अभी तक शायद आपको आता हो या नहीं भी आता हो, तो बस ये समझ लीजिए कि दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। बाकी जेई मेंस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही बतलाया जाएगा। हालांकि ये सब पहले से आना चाहिए थोड़ा बहुत, बट ठीक है, अगर नहीं है तो देख लीजिए। तो पहले तो हम कुछ रीजंस को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहीं पर हम ज़्यादा बढ़िया काम करके दिखा देते हैं। तो जैसे करते हैं, जैसे अगर हम इस रीजन की बात करें, इसको मैं हटा दूंगा तो थोड़ी देर बाद, अभी बस मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ये रीजन। वैसे जूम के टूल्स अच्छे हैं, यस सर। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि लिखने में सही नहीं है। इस रीजन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमेशा क्या? एंड। इंग्लिश वाला क्या होगा? एंड। या फिर हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन को दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे? दोनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से अब हम इस रीजन को मार्क करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस रीजन को अगर मार्क करके लिखेंगे अपन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब मैं एक और रीजन को मार्क कर रहा हूँ। तो बोलोगे सर कौन से रीजन को मार्क कर रहे हो आप? तो ये वाला रीजन देखना ध्यान से, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ए माइनस A बी। इंटरसेक्शन A माइनस बी। ए माइनस बी। यस सर। इंटरसेक्शन भी। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार। यस सर। समझ में आया क्या है? पहले ए इंटरसेक्शन बी बार कैसे? क्योंकि ए का हो रहा है, ए इवेंट हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। अगर कोई समझना, अगर कोई इसको सिर्फ ए बोलता तो वो सही रहता है क्या? नहीं। अगर आप सिर्फ इसको ए बोलते, इस रीजन को जो मैंने भी मार्क किया है, अगर सिर्फ इसको ए बोलते तो ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि ए के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। ये हिस्से को डिफाइन करने के लिए देखना हमको बी का भी सहारा लेना पड़ेगा। इस हिस्से को, है तो एक ही हिस्सा, लेकिन हमें बी का सहारा भी लेना पड़ेगा
टू प्रिसाइजली डिफाइन कि ये कौन सा हिस्सा है। इसको हम लोग बोलेंगे ए एंड बी, अगर दोनों साथ साथ हो रहा है तो जो बचा हुआ हिस्सा है ए का उसमें बी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस हिस्से में ए और बी दोनों साथ साथ घटित हो रहे हैं तो उसके बाद जो ए का हिस्सा बच गया उसमें तो बी नहीं हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अब ये जो पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बार। ऐसे ही अगर हम आगे अगर सोचें इसके बगल वाले के बारे में, इधर वाले के बारे में, तो बी इंटरसेक्शन ए बार, बी इंटरसेक्शन ए बार। और इस पूरे गोले से बाहर आ जाए, पूरे गोले मतलब अर्थ के बाहर नहीं जा रहे, इन दोनों के बाहर, ठीक है ना। तो इस रीजन को क्या कहेंगे? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। कुछ बच्चे बार बोलते कुछ फील लेते हुए बोल रहे हैं, ज्यादा फील ना ले, ठीक है ना, घर में अगल बगल कुछ मेंबर घूम रहे होंगे। तो हल्ले ए बार इंटरसेक्शन बी बार, समझ में आएंगे। तो हल्ले कि ना तो ए हो रहा है ना तो बी हो रहा है। देखो कोई एलिमेंट मतलब कोई इवेंट है ए, उसके बाहर के हिस्से को तो हम ए बार भी कह सकते हैं। सोचो एक इवेंट है, मान लो ए है, समझ में आएगा। अब मैं कहता हूँ उसके बाहर का हिस्सा, जैसे मान लो ये इवेंट है, इसको मैंने ए कहा, तो इसके बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? ए बार। इसमें इतना सोचने वाली तो बात नहीं है। अच्छा अब मैं अगर सोचूं कि ये पूरा रीजन, अब देखना ध्यान से, यस ये पूरा रीजन देखते जाओ, इस पूरे रीजन को ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब प्लस टाइप की चीज है, समझ में आएगा। तो हालांकि कि इस पूरे को क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को थोड़ी देर के लिए सी सोच लो, तुम सोच लिया, तो सी के बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट, सी बार, प्राइम, जो भी बोलना चाहो, समझ में आएगा। तो यानी हम बोल रहे हैं कि जो सी जिसको मैंने बोला था वो तो ए यूनियन बी ही था ना, तो उसके बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा उस व्यू पॉइंट से? ए बार, ए बार, ए बार, ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार, इंटरसेक्शन बी बार। क्या 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 आजकल सेवन हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, सी के बाहर के हिस्से को सी बार कहोगे तो ए यूनियन बी के बाहर के हिस्से को क्या कहोगे? ए यूनियन बी कहेंगे। यूनियन बी बार, हाँ ए यूनियन बी का होल बार, ये नहीं ए बार यूनियन बी बार हो गया। ये कहां से हो गया भाई? नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर अब हम इसके बाहर के हिस्से की बात करें तो दूसरे दृष्टिकोण से यही हिस्सा मुझे क्या नजर आ रहा है? अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। तो हम लोग बोले कि ये ए यूनियन बी था, उसके बाहर का हिस्सा अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज गोइंग टू बी ए यूनियन बी का होल बार लिखूं, चाहे कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉट ए प्रॉब्लम। इस पूरे इवेंट का कॉम्प्लीमेंट बार, ये आपको समझ में आ रहा है? नोटेशंस, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। पक्का ना? अच्छा तो अब यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आई कि ये जो दोनों मैंने जो भी लिखा है ये तो है तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार ना, क्योंकि अभी मैंने उसी हिस्से को तो ये बोला। यस सर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसी का एक स्पेशल नाम है, सुना भी होगा आपने, इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑर्गन्स लॉ विथ एन एम, यस डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ, ऑर्गन्स लॉ। ये भी आपके जेई मेन में जब आप वो पढ़ोगे रीजनिंग तो ये बहुत काम करता है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन अब कुछ लिख रहे हैं फॉर्मूले और, ठीक है ना। तो अब ये सब देखो यूज तो हमेशा ही होता रहेगा, ठीक है, बाकी आप देख लेना कि अपन कितना इसका यूज में ले आ पाते हैं। जैसे एक हो सकता है कि जैसे देखो यही लिख देते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म्स में हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं।
और सेम गोज विद प्रोबेबिलिटी। मतलब डायरेक्टली मैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में लिखने वाला था, बट हो सकता था कि उसके बाद बहुत सारे बच्चे फैल जाते कि ये क्या लिख दिया, और बहुत सारे बोलते कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेक्चर इज बिकमिंग क्लोज टू 0। तो जैसे एन ए यूनियन बी था, तो अभी मैंने दिखाया था ना एन ए यूनियन बी का हिस्सा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी, ये सही रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर, कॉमन एलिमेंट आ सेक्शन वाला एरिया कॉमन तो है। एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें। हाँ, जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एन ए यूनियन बी ये चीज है, तो जब तुमने एन ए किया था तो एन ए में ये हिस्सा आया था ये वाला, और एन बी में भी ये हिस्सा आया था। तो जब आप एन ए प्लस एन बी करोगे तो यही हिस्सा कितनी बार आ रहा है आपका? 2 बार। तो अगर यही हिस्सा आपका 2 बार आ रहा है तो हम एक बार तो उसको हटाएंगे ना। यस सर। तो हम लोग बोले एक बार अब हटाते हैं, तो हम लोग इसको अगर हटाएं तो माइनस क्या लिखूंगा, एन ए इंटरसेक्शन। और बिल्कुल सिमिलर रिलेशन हम प्रोबेबिलिटी में। आप बोलोगे सर क्यों? तो हम सिंपल देख सकते हैं, तो पूरे इक्वेशन को दोनों साइड सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें एनएस से। तो अगर आप पूरे इक्वेशन को एनएस से डिवाइड करोगे तो देख रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी अपॉन एनएस, दैट इज पी ए यूनियन बी। समझ रहे हो? यानी कि डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के लिए सेम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अब हम आगे से अगर मुझे एन के टर्म्स में कोई लिखना होगा ना, तो मैं पी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको है? नो सर। एक तो नहीं है। तो पी तो तुम डेली आना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तुम जिस दिन चले जाओगे उस दिन फिर दिक्कत आ जाएगी। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखना, पी ए प्लस पी बी और माइनस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस फॉर्मूले को, और ये बहुत जगह अप्लाई होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, इसको कुछ एडिशन वेडिशन रूल भी बोलते हैं यार, ठीक है ना। अब मेरे को नाम और में तो ज्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। बाकी आपको ये यूज करना आना चाहिए बेसिकली, तो बात एडिशन, ठीक है। इस पी ए यूनियन बी को लिखने का और भी तरीके हैं, जैसे कभी कोई लिख दे पी ए प्लस बी, समझ आ रहा है? तो ये सेम ही चीज है, ठीक है। कोई लिख दे पी ए और बी, सब एक जैसा ही है। पी ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस बी, मतलब पी ए और बी, मतलब एवरीथिंग इज सेम, मतलब एटलीस्ट, या फिर ऐसे लिख देते प्रोबेबिलिटी at least one event happening, all are same। देखो ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन दिया रहता है वो पीए के टर्म में दिया रहता है, पीबी के टर्म में दिया रहता है। मतलब क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है ना, वो पीए पीबी का दिया रहता है, पीए इंटरसेक्शन बी का दिया रहता है। तो ये डेटा, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि जो डेटा गिवन होता है वही के टर्म में दिया रहता है, तो मेनली इससे काम चल जाता है। बट अगर हम पी ए यूनियन बी की बात करें तो हम इसको लिखने के लिए हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई कहे कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे उसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इधर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार। ये समझ में आएगा आपको? यस सर। हाँ सर। पक्का? नहीं आया जिसको बोल दे फटाफट। आ गया सर। आगे तो पी ए मतलब ये हो गया आपका कौन सा रीजन, मेरे ख्याल से पी ए मतलब हो गया ये पूरा रीजन, और पी ए सॉरी बी इंटरसेक्शन ए बार हो गया ये रीजन। तो दैट इज गोइंग टू बी पी ए यूनियन बी, नॉट अ प्रॉब्लम। चाहे तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि पी बी प्लस, लेकिन ये सब इतने पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इनके टर्म्स में नहीं बनते जनरली। लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई पी ए यूनियन बी इज, और इसमें से कोई ऐसे ऑप्शंस पड़े हुए हों, तो फिर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर न्यूटन का तीसरा नियम लग सकता है, आप नजरअंदाज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लगे कि पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार, या पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार, या फिर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं अगर लिखना चाहें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार। सोच पा रहे हो क्या? ठीक है। फिर अगर बाहर से आए मतलब ऐसे नहीं कि घर छोड़ के चले जाना फिर आना, फिर नहाना पड़ेगा, ध्यान रखना। 1 माइनस हम लोग लिख सकते हैं 1 में से,
क्योंकि अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 माइनस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये समझ में आ रहा है क्या? 1 से अगर हम बाहर वाली, इन दोनों गोले के बाहर वाली प्रोबेबिलिटी हटा दें तो ये भी चल जाएगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अभी सीखा हमने कि ये दोनों सेम होता है। डी ऑर्गन ने बताया, डी मॉर्गन ने बताया, दिख रहा है? से कोई भी फॉर्मूले में कोई मतलब तो बताओ। अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग की बात कर, एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग। एग्जैक्टली का मतलब समझ रहे हो कि या तो ए या तो बी, दोनों नहीं। तो एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग का कौन सा रीजन होगा, पहले तो हम उस रीजन को लोकेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग का जो रीजन होना चाहिए वो ये वाला है। ठीक है? नो सर, नो सर, ये तो ये नहीं होगा। सर दोनों ही नहीं होंगे। इसमें दोनों ही नहीं होगा। ये मैंने क्या कर दिया, सिली मिस्टेक हो गई लगता है। अच्छा, तो एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग ये नो सर, सर तो दोनों हो जाएंगे। हो नहीं सकता, खत्म, जीरो हो गया। मतलब कोई चांस है क्या? अच्छा, ये भी तो है, ये वाला, यस सर, ये वाला। ऐसे यही होगा। नो सर सही नो होगा। सर, नो ये सर, भी नहीं नहीं होगा। सर, एक सर, किसी एक को करो। दोनों साथ में नहीं एक पे पूरा कर दीजिए। साथ में नहीं, एक एक दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। यही होगा सर। अरे दोनों साथ में हो भी कहाँ रहे? यही है। ये रीजन एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग का है, वो रीजन भी एग्जैक्टली वन इवेंट का हैपनिंग है। दोनों अगर साथ में नहीं हो सकते हैं तो ये बाहर का रीजन हो गया ना भाई। हाँ सर, मुझे क्लियर करते करते खुद ही तुम लोग का क्लियर हो गया भाई साहब, ऑल क्लियर हो गया। तो एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग के लिए समझ में आया कौन सा रीजन है? हाँ सर, यस सर। दिख रहा है? यस सर। तो अब मैं इस रीजन को लिखने वाला हूँ, ठीक है? तो अब इसको जब लिखोगे तो एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग, ये शॉर्टकट्स होते होंगे ना रे। तो एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग, तो व्हाट वी कैन से कि दिस इज गोइंग टू बी पी ए प्लस पी बी। कितनी बार घटा है? दो बार। दो टाइम। 2 बार, 2 टाइम। होशो आवाज में, या फिर हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, पी ए यूनियन बी और माइनस ए नेगेटिव वाला पैराबोला। हाँ सर, ये भी ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। यस सर। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डी ऑर्गन्स। देखो कोई पार्ट में दिक्कत हो तो बतलाओ, बाकी उस डायग्राम से, वेन डायग्राम से मिला लेना, कहीं लग रहा हो कुछ मैंने गलत लिख दिया हो तो बतला सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद अपन जैसे एक इस तरह की इनइक्वालिटी भी यहाँ सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, ओके इधर चला गया, तो जैसे अगर हम बात करें, इधर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तुम इधर आ जाओ यार। जैसे अगर हम बात करें इस इनइक्वालिटी की, पी ए और पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए। फील कर पा रहे हैं? इक्वालिटी हो सकती है, मना नहीं करूंगा मैं। पी ए इंटरसेक्शन बी हिस्सा देखिए कौन सा है, वो पी ए के अंदर का हिस्सा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आएगा? मतलब जहां बी ए को काट रहा है
वो वाला हिस्सा है। तो हमेशा पी ए बड़ा होगा पी इंटरसेक्शन बी से, या बराबर हो सकता है। कब बराबर हो सकते हैं? जब हम लोग बोलते हैं कि बी बाहर हो, ए पूरा अंदर आ जाए, ए पूरा अंदर आ जाए। तो इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए सेम हो जाएगा, नहीं? तो हम लोग बोले कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए, तो लेस देन इक्वल टू पी ए है, तो भाई लेस देन इक्वल टू पी बी भी तो होगा। तो मैं यहाँ और लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे देखते हैं अच्छा पी ए टू पी बी से सर ने छोटा कर दिया, देख लो ध्यान से। पहले बोल रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए या फिर लेस देन इक्वल टू पी बी, समझ में आएगा? और पी ए और पी बी की बात करें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी। देख लो आप, अगर आप पी ए की बात करो तो पी ए भी पी ए यूनियन बी से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। जब ए बाहर आ जाए और बी अंदर हो जाए तो पी ए और पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेम। और इसी तरीके से पी बी को भी हम लोग बोल सकते हैं पी ए यूनियन बी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे पी ए यूनियन बी क्या हो गया? पी बी के बराबर हो गया, इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी आप देखोगे पी ए या पी बी को तो हमेशा पी ए यूनियन बी से छोटा होगा, एंड दिस फर्दर इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी में पी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ज्यादा है, तो इसलिए उधर का साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा? बड़ा होगा। अभी समझ में आ गया? देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बतला दें। सर चारों पे इक्वलिटी होल्ड कर सकता है एक साथ? कौन से चार की बात कर रहे हो? बीच बीच में तो और लगा हुआ है भाई। कर जाएगा ना, ए और बी सेम सेट ले लो, लेकिन इधर वाले में देख लो एक बार, पी ए यूनियन बी हो जाएगा, दोनों को सेम। पी ए प्लस पी बी सर? पी ए यूनियन बी जब दोनों सेट सेम हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, जब ए का रेडियस और बी का रेडियस सेम कर दिया, दोनों गोलवा को एकदम बराबर कर दिया, दिख रहा है दोनों गोला बराबर। हाँ सर। ए यूनियन बी क्या हो गया? नहीं, बराबर नहीं। ए प्लस पी बी में तो नहीं होगा ना? वो डबल हो जाएगा ना सर। हाँ सर, डबल हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगा फिर। उस केस में पी ए यूनियन बी का क्या होगा? अगर हम दोनों को सेम सेट ले रहे हैं तो सेम ए या बी सेम आ जाएगा, या तो ये इक्वल टू हो जाएगा पी बी। तो एक ही केस में हो जाएगा जब सब जीरो हो जाए। हाँ, जीरो पे करेगा। तो जीरो कर देंगे तो फिर सब हो जाएगा बराबर। हाँ सर। इस दोनों नल सेट ले लें तो पी ए इंटरसेक्शन बी नल हो गया, पी ए नल हो गया, पी बी भी नल हो गया, पी ए यूनियन बी क्या होगा? वो भी नल होगा। हाँ, और नल प्लस नल क्या होगा? दो तो नल हो जाएगा, फिर खूब नहाएंगे। तो हो सकता है बराबर, तो अगर नल ले लो तो सब बराबर हो जाए। क्या और कोई मन में बात हो तो जल्दी बतलाइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर अगला हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं, एंड द पॉइंट इज, लिख लेना, इफ ए एंड बी, if A and B are two, if A and B are two mutually exclusive events, if A and B are two mutually exclusive events, जैसे अगर A और B दो mutually exclusive events है ऐसे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P A union B is what? पी ए प्लस पी बी। तो लिख लेना, if A and B are two mutually exclusive events, then P A union B equal to P A plus P B. ओके, फिर नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, if A and B are, if A and B are two mutually exclusive and exhaustive set of events, if A and B are two mutually exclusive and exhaustive set of events, A and B are two mutually exclusive and exhaustive set of events, ये दिख रहा है ऐसा होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, और दोनों का यूनियन क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस, क्योंकि क्या बोल रखा है?
ठीक है ना। तो यानी ये दिख रहा है कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? PS यू यूनिवर्सल सेट। 1 प्रोबेबिलिटी की बात होगी 1। यस सर 1। ठीक है जी, चलिए ठीक। Next, we are talking about independent events. Next, we are talking about independent events. बोलोगे ये क्या गया सर? ये अब आती ही रहेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं। तो चाहो तो पहले लिख लो एक आध लाइन। Two events are said to be independent if they are independent. Clear है? सर लास्ट में क्या बोला? इफ दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब इंडिपेंडेंट होगा। नहीं? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर हुआ? सर लाइन थोड़ा अलग से सर लाइन थोड़ा सा अजीब लग कुछ रहा ज्यादा क्लियर हो गया सर। लाइन से नहीं जा रहा। कौन सा रेड वाला? सेंटेंस सर। सिंपल तो है ना। if दो इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब इंडिपेंडेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर वैसे लिख लो व्हेन दे आर नॉट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या सर? इंडिपेंडेंट का मतलब मम्मी पापा की जरूरत ना पड़े, पापा के एटीएम से काम हो जाए। यही होता है ना? क्या होता है? क्या होता है तुम लोग के हिसाब से इंडिपेंडेंट क्या होता है? थोड़ा बताओ यार, मैं कंफ्यूज हो गया। सर किसके इंडिपेंडेंट? किसी के ऊपर निर्भरता ना हो। सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड ना हो। मोदी जी खुद का। हाँ, चलो सही जा रहा है। बोलो। किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है, बिल्कुल सही। और बताओ, बढ़िया। मौज में खुद का। जो सेकंड इवेंट हो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड ना हो। फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट पे डिपेंडेंट ना हो, इस लाइन का मतलब क्या होगा? सोचो जरा। या इसको कोई मतलब निकलता है या नहीं निकलता है, या ऐसा कुछ कि देखो मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, एक ने दूसरे को कहा, एक इवेंट में दूसरे में, लोग आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू सो आई एम इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर। हाँ बेटा सही आ रहा है तुम्हारा। सेल्फ डिपेंडेंट। ट्रांसलेशन हो गया। हाँ ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, इसमें क्या है? मतलब ये जैसे अपने लाइन बोले ना, एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब ठीक है ना। इस सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैथमेटिकली क्या सेंस इसमें बनाया? सेंस है क्या इसमें? वही बन गया जो आप बता रहे थे। हाँ यही बना ना एग्जैक्टली। तो कि मतलब मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, देखो। तो यानी कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है ना। मतलब आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं ना, वो शायद प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो। नहीं समझ में? एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है, यही बात करना चाह रहे हैं। तो आप कोई बोले कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना करे, तो उसका कुछ सेंस तो बनता ही नहीं। क्या सेंस बना? नहीं बना सर, दोनों बस वो आके बोल देगी हे लुक आई एम इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू। नहीं, हल्ले की क्या चीज की इंडिपेंडेंस होगी?
हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं भाई, तो सेंस तो वही बनेगा कि प्रोबेबिलिटी की इंडिपेंडेंस होगी। तो किस चीज से प्रोबेबिलिटी की इंडिपेंडेंस होगी? तो इवेंट के साथ दो ही चीजें होती है, या तो हो रहा होगा या तो नहीं हो रहा होगा। और कोई चीज होती है क्या उसके साथ अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें? इवेंट्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है इवेंट्स के साथ? या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। तो यानी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब निकला? इंडिपेंडेंट का मतलब यही निकला। वैसे तो मैं डेफिनेशन डायरेक्ट देखकर भी इतनी बातें नहीं कर सकता था, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, बट उसको फील करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या है कि आता है और जाता है और फिर लगता है यार समझ में तो आता नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद भी सेम चीज हो सकती है, आई डू नॉट डिनाई द ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी अभी भी है उसके बाद। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब एक का होना ना होना, मतलब एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो एक्चुअली ये बात हो गई कि ये इंडिपेंडेंट है। नहीं तो अगर आपने बोला कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो डज इट मेक सेंस इन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेंस बना रहेगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ ही चीजें हो रही है, या तो इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है। तो इन्हीं सब चीजों पर बात हो रही है। लिख सकते हैं टू इवेंट्स ए और बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। बेस्ट तो वही था इफ दे आर इंडिपेंडेंट, बाकी सेकंड बेस्ट लिख सकते हैं आप। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of one does not affect। बहुत सारे तुर्रम खान क्या होते हैं जो बच्चे होते हैं, वो लिखते हैं, सोच लेते हैं डज नॉट अफेक्ट द अदर। मतलब उनसे आप 5 दिन के बाद पूछो ना कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो बोला अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। उसको हवा ही नहीं है डायमेंशन क्या है, कौन सी चीज में बात हो रही है। देख लेना, ज्यादा तुर्रम खान नहीं बनना। इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। If occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of the other event। कुछ आया क्या? डेफिनेशन समझ में आया क्या? वैसे डेफिनेशन देखो समझाने लायक कोई चीज नहीं होती है, ये डेफिनेशन तो डेफिनेशन होता है, वो तो आपको खुद से ही समझ, लेकिन इसको फील आया कि क्या हो रहा है कि इवेंट इंडिपेंडेंट कब है। अभी सिर्फ दो इवेंट के बारे में बात करेंगे, दो से ज्यादा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो दो अपन अपने आप में समझ लें कि एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड, ठीक है ना, 52 पत्तों वाला है आपके पास, ऐसे 52 पत्ते हैं, ठीक है ना, और इसमें से आपने एक पत्ता तीर लिया, मतलब तीर लिया मतलब खींच लिया, ठीक है। तो एक पत्ता खींच लिया आपने, खींच लिया, अब इसको रख लिया आपने पॉकेट में, फिर एक और पत्ता खींच लिया, ठीक है। इतना ही है एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट जो बच्चे समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक पत्ता खींच लिया और उस पत्ते को कहाँ रख लिया? पॉकेट में रख लिया, जेबी में, देखना जेबी फटल ना हो। फिर एक और पत्ता निकाल लिया, कितने कार्ड निकाल लिए हमने? 2, एक एक करके। रिप्लेस किया? नहीं। तो अब हम दो इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, E1 E2। E1 is getting ace on first draw and E2 is getting ace on second draw. E1 is getting ace on first draw and E2 is getting ace on second draw. Are the two events independent? No, sir. No, sir. बताओ क्यों? फिर पहला पत्ता जब निकालेंगे तो 51 पत्ते रह जाएंगे, फिर उसमें से अपन चूज करेंगे
इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि जो टोटल इवेंट्स है 51 हो गए, पहले के अंदर 52 थे। What an absurd logic. दोनों ताली बजाएं। You can join the clapping. चलो, let's do it one more. Come on. अरे बजाओ, नेगेटिविटी भाग जाएगी तुम्हारी सब। Come on. सब सो गए। सर तुमने तो पूरा डेफिनेशन यूज कर दिया बे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस लेवल तक डीप चले जाओगे। हाँ, बताइए। मिहिका, अक्षिता, कौन बोल रहा है? मैं बोल हाँ, जो भी मैं है बोल सकते हैं। सर पहले हमारे पास भी 52 कार्ड्स, उसमें से एस निकाल, मतलब कोई भी एक कार्ड ड्रॉ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास अभी एस निकालने की 4 जो भी है, मतलब अगर एक सेकेंड, जब मैं सेकेंड कार्ड निकालूंगी मेरे पास टोटल कार्ड्स 51 है। अगर मेरे फर्स्ट उसमें से एस निकल गया फर्स्ट इवेंट में से, तो मेरे एक एस निकल गया, तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई 3/51। और अगर मैं एस फर्स्ट इसमें एस ड्रॉ नहीं किया इवेंट में, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 4/51। तो इवेंट 1 की अकरेंस और नॉन अकरेंस इफेक्ट कर रही है इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी को, इस वजह से इंडिपेंडेंट नहीं है। That was great one. अब तो बजा लो बेटा, नहीं तो अगला जन्म इसी को बजाने के लिए लेना पड़ेगा सबको। अब बजा लो, ताली बजा लो। अगले जन्म सिर्फ एक जन्म इस बात के लिए लोगे तुम्हें ताली बजाना है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल। मुझे लगा शायद मिहिका ने एक्सप्लेन किया है। हाँ, वेरी गुड। तो एग्जैक्टली सेम चीज एक्सप्लेन की जो मैं चाहता था कि आप एक्सप्लेन करें। तो जैसे अभी किसी बच्चे ने जैसे बोल दिया कि दूसरी बार में 51 पत्ते बचे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, डजंट मैटर। ठीक है, हम देखेंगे कैसे, इसको देखने का नजरिया कैसा होगा। देखो कि पहले का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा निकलना है यार, तो मुझे लग रहा है 10 मिनट पहले मैं छोड़ दूं तो शायद तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे। इसको थोड़ा सोच लेना, फिर मैं करता हूँ। एक सेकेंड यार, इसको सोच लोगे क्या? मैं अगली क्लास में फिर यहाँ से ले लूंगा, ठीक है? बोलो बे, उसके जो मेका ने बोला एग्जैक्टली मे बी सेम। अच्छा, मैं बोल ही देता हूँ उसको। तो हमने जब पहली बार पत्ता निकाला ना, और फिर दूसरी बार पत्ता निकाला, तो जब पहली बार पत्ता निकाला मान लो वो एस था, अब हम दूसरी बार पत्ता निकाल रहे हैं, तो भाई अब एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? मतलब हम E2 की प्रोबेबिलिटी के थ्रू पकड़ रहे हैं, हम एज ए फीलिंग वाइज नहीं पकड़ रहे हैं कि सर फील आ रहा है इसको कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। लपड़ पड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फीलिंग वाइज नहीं जा रहे, मैथमेटिक्स वाइज जा रहे हैं, ठीक है ना? अब बोलोगे सर ये क्या चीज है मैथमेटिक्स, सुनेंगे ध्यान से। तो पहली बार जैसे कार्ड आया, एस आया, तो दूसरी बार हम पत्ता निकाले और वो एस आए, इस बात की चांसेस क्या होंगी जो अभी मीका ने बताया, क्या 3/51। जब हम पहली बार जब कार्ड निकाला और वो एस था ही, तो अब दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो कितना क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 4/51। तो क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हुआ पहले इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे? यस, डेफिनेटली इट हैज चेंज। तो कैसे इवेंट हुए? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट का एक और नाम होता है कंटिंजेंट। ऐसे आउटडेटेड नाम है, यूज में नहीं आएगा, बट कंटिंजेंट भी इसको बोला जाता है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, इसी की जगह मैं कहता कि मान लो कि हमने जो कार्ड निकाला था उसको रिप्लेस मार दिया और फिर एक कार्ड निकाला और फिर सेम इवेंट डिफाइन कर दिया, तो अब क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे? यस सर, इंडिपेंडेंट हो रहा होंगे। अब होंगे सर, अब होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार निकाला हो वो एस था, तो आपने रिप्लेस तो कर ही दिया ना, तो फिर अगली बार एस आने की चांसेस 4/52 ही हुए। फिर आपने रिप्लेस पहली बार निकाला, एस नहीं था, और फिर आपने रिप्लेस कर दिया, तो भी 4/52 हुआ, यानी कि प्रोबेबिलिटी हैज नॉट अफेक्टेड। हालांकि ये जो तरीका मैं बतला रहा हूँ आपको इंडिपेंडेंट चेक करने का, हर बार अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है कि निकाले, देखे, करें, एक का अकरेंस, नॉन अकरेंस, दूसरे को। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होगा अगली क्लास में, जिस टूल के मदद से हम हमेशा बतला पाएंगे कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि हम इस वाले मेथड पे रिलाई नहीं करने वाले। हाँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में हम इस तरीके के मेथड से जा रहे हैं,
बट आगे चल के हम उस टूल के यूज से ही मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करेंगे। हाँ, कभी डायरेक्टली ऐसा दिख जाए कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर हम उस टूल को क्यों यूज करेंगे, जब जो दिख रहा है तो फिर उसके लिए हम फालतू में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से आज इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, अगर आप लोग को कोई आपत्ति ना हो। मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट का समय बचा हुआ है। होमवर्क लिख लीजिएगा पार्ट 2, तो वो कर लीजिएगा। बाकी अपन कल सुबह मिलेंगे। और अगर किसी को लग रहा हो कि सर आज आप पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा मतलब बोल रहे हो, तो फिर ऐसे इशारा कर देना, तो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।